पाठ 18 आरंभ। वैज्ञानिक समाजवाद मार्क्स। लेखक ज़हूर सिद्दीकी। भूमिका। वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापक मार्क्स और एंगेल्स थे। काल्पनिक समाजवाद समय की कसौटी पर पूरा नहीं उतर सका। सेंट साइमन, चार्ल्स फुरिये और रॉबर्ट ओवन ने पूंजीवादी व्यवस्था को बेनकाब तो जरूर किया, लेकिन वैज्ञानिक समझ के अभाव के कारण उनके विचार न तो मेहनतकशों के बढ़ते हुए आंदोलनों को प्रेरित कर सके और न ही कोई सही दिशा दे सके। काल्पनिक समाजवादी विचारक पूंजीपतियों को समाजवादी शिक्षा देकर अपनी ओर खींचना चाहते थे ताकि उनके सहयोग से समाज को बेहतर बनाया जा सके। वो नहीं समझ सके कि शोषक वर्ग से संघर्ष करके ही शोषित वर्ग एक नए समाज की नींव डाल सकता है। उभरते हुए समाजवादी विचारों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण की कमी को मार्क्स और एंगेल्स ने पूरा किया। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी के प्राचीन कस्बे त्रिएर में हुआ। कार्ल मार्क्स के पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था और वो वकालत का पेशा करते थे। हेनरिक मार्क्स एक अच्छे वकील होने के साथ साथ अन्य विषयों की किताबें भी दिलचस्पी से पढ़ते थे। कार्ल मार्क्स की मां हेरिट प्रेसबर्ग एक सीधी सादी महिला थी और उनकी गतिविधियां घर की चारदीवारी तक ही सीमित थीं। मार्क्स ने अपना जीवन खाते पीते परिवार के एक आम बच्चे की तरह आरंभ किया। मार्क्स एक साधारण छात्र होते हुए भी विषय की गहराई में जाना चाहते थे। उनकी शिक्षा घर पर ही आरंभ हुई। तत्पश्चात उन्होंने त्रिएर कस्बे के उच्च स्कूल जेमनियज्म में 1830 में प्रवेश किया। स्कूल के अध्यापक उनकी गिनती बहुत ही होनहार और बुद्धिमान छात्रों में नहीं करते थे, फिर भी उन्होंने अपनी रचनात्मक योग्यता का परिचय अवश्य दिया। मार्क्स एक साधारण छात्र भले ही रहे हों, लेकिन उनकी इच्छा यही रहती थी कि वो विषय के मर्म को छू लें। अपनी शिक्षा का पहला चरण समाप्त करने के बाद मार्क्स ने ब्रोन यूनिवर्सिटी में अक्टूबर 1835 में दाखिला लिया, लेकिन एक साल भी नहीं गुजरने पाया था कि उन्होंने अपने पिता के सुझाव पर बर्लिन यूनिवर्सिटी में प्रवेश किया। वहां उन्होंने कानून की शिक्षा लेनी शुरू की, लेकिन उनकी रुचि कानून में न होकर इतिहास और दर्शन में थी। मुख्य रूप से वो दर्शन की किताबें बहुत ध्यान से पढ़ते थे। दार्शनिकों में वो हेगेल के विचारों से बेहद प्रभावित हुए और वो डॉक्टर क्लब के सदस्य बन गए। ये क्लब हेगेल को मानने वाले प्रगतिशील युवक चलाते थे। दर्शन में उनकी रुचि दिन पर दिन बढ़ती गई और उन्होंने डेमोक्रिटस और एपिक्यूरस के दर्शन पर अनुसंधान करना शुरू कर दिया। ये दोनों दार्शनिक यूनान में पैदा हुए थे और संसार को भौतिक दृष्टिकोण से देखते थे। शिक्षा के उच्च संस्थानों में पहुंचकर मार्क्स ने एक प्रगतिशील विचारक की भूमिका अदा की। मार्क्स ने जमकर एपिक्यूरस की नास्तिकता का समर्थन किया। 1841 में उन्होंने अपनी थीसिस पूरी कर ली, लेकिन रूढ़िवादी प्रोफेसरों के कारण उन्होंने बर्लिन यूनिवर्सिटी में इसको पेश करना ठीक नहीं समझा और पीएचडी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री पाने के लिए उन्होंने जीना यूनिवर्सिटी को चुना, जहां से 15 अप्रैल 1841 को उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की। बर्लिन यूनिवर्सिटी में रहने के दौरान मार्क्स की समझ, योग्यताओं और गतिविधियों ने उसके साथियों पर प्रभाव डालना शुरू कर दिया था। उनको नजर आने लगा था कि कार्ल मार्क्स एक साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि उभरता हुआ सितारा है। उनके एक साथी मोसेस हेस ने 1841 में अपने दोस्त के नाम एक खत में इस तरह लिखा: मार्क्स जो मध्य युग के धर्म और राजनीति को आखिरी मुक्का मारेंगे। डॉक्टर मार्क्स, ये नाम मेरे देवता का नाम है, जो अभी एक बहुत ही नौजवान पुरुष है, शायद ज्यादा से ज्यादा 28 वर्ष के हैं, जो मध्य युग के धर्म और राजनीति को अंतिम मुक्का मारेंगे। उनमें बहुत ही तीव्र समझ और बहुत ही गहरी दार्शनिक गंभीरता का मिलान है। यूं समझिए कि रूसो, वोल्टेयर, होलबाख, लेसिंग, हैन और हेगेल एक व्यक्ति में संयुक्त हो गए हैं। नए क्रेसर की तानाशाही नीति ने प्रगतिशील मार्क्स के लिए यूनिवर्सिटी में नौकरी हासिल करने के तमाम रास्ते बंद कर दिए। डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने के बाद मार्क्स की इच्छा थी कि वो प्रोफेसर बने और इसी इरादे को पूरा करने की उम्मीद में वो वोन पहुंचे, लेकिन अब हालात तेजी से बदले हुए थे।
फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ के शासक बनने के बाद जर्मनी की शिक्षा संस्थाओं पर सरकार द्वारा कड़ी नजर रखी जाने लगी। अधिकारी उदार और जनवादी विचारों का गला घोटने के लिए हर समय तानाशाही कदम उठाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते थे। एक अतिवादी को ऐसे माहौल में कैसे कबूल किया जा सकता था? मजबूर होकर मार्क्स को पत्रकारिता की तरफ देखना पड़ा। उन्होंने कोलोन से निकलने वाली एक प्रगतिशील पत्रिका राइनिशे जेतुंग को अपने लेख भेजने शुरू कर दिए। मार्क्स 1842 में राइनिशे जेतुंग के मुख्य संपादक बने। फिर वो अक्टूबर 1842 में खुद ही कोलोन पहुंच गए और थोड़े दिनों बाद इस पत्रिका के मुख्य संपादक बन गए। उनके नेतृत्व में राइनिशे जेतुंग क्रांतिकारी जनवादी विचारों का मुख्य पत्र बन गया। देखते ही देखते लोगों पर इसका प्रभाव बढ़ने लगा, जो कि रूढ़िवादी सरकार के लिए खतरनाक बात थी। पत्रिका को बंद करने का सरकारी आदेश जारी हो गया। मार्क्स ने पत्रिका को बचाने के लिए अपना त्याग पत्र भी दे दिया, लेकिन सरकार की तानाशाही के आगे उनकी बिल्कुल नहीं चली और राइनिशे जेतुंग को बंद करना पड़ा। यद्यपि मार्क्स को कोलोन में नाकामयाबी का मुंह देखना पड़ा, लेकिन वहीं जाने के बाद उन्होंने बहुत कुछ सीखा। कोलोन में उन्होंने मजदूरों के उभरते हुए संघर्ष को देखा। लोगों के बीच रहने से उनकी समझ में बुनियादी तब्दीली होने लगी। उनके विचार आदर्शवाद के चौखट को पार करके भौतिकवाद की तरफ बढ़े और क्रांतिवादी जनवाद की जगह साम्यवादी विचार लेने लगे। मार्क्स और एंगेल्स की ऐतिहासिक दोस्ती की शुरुआत कोलोन से हुई। कोलोन में ही मार्क्स की मुलाकात एंगेल्स से हुई, जो आगे चलकर उनके पक्के दोस्त बन गए। उन दोनों की दोस्ती एक मिसाल बन गई। लेनिन के शब्दों में, पुराने जमाने की कहानियों में दोस्ती की मिसालें मौजूद हैं। यूरोप का सर्वहारा कह सकता है कि उसके ज्ञान को दो ऐसे विद्वानों और योद्धाओं ने जन्म दिया, जिनका एक दूसरे के साथ संबंध इंसानी दोस्ती की सबसे अधिक हृदय स्पर्श कहानियों को भुला देती है। राइनिशे जेतुंग के बंद होने के बाद मार्क्स क्रूनजेव पहुंचे, जहां उनकी अति सुंदर प्रेमिका जेनी वोन वेस्टरफ्लेम रहती थी। मार्क्स की बचपन से जेनी के साथ दोस्ती थी, जो उम्र के साथ घनिष्ठ प्रेम में बदल गई। जेनी एक रईस घराने से थी और बहुत ही हसीन थी। मार्क्स ने अपने बचपन की साथी जेनी से क्रूनेज में शादी की। साथ साथ वो एक समझदार महिला थी। उन्होंने ऐश व आराम को ठुकराकर एक बेरोजगार युवक से शादी करके अपने इरादे की मजबूती को साबित कर दिया। शादी के बाद भी वो मजबूत रहीं। हर तरह की परेशानियों से उन्होंने गंभीरता के साथ मुकाबला किया और पारिवारिक जीवन की गर्माहट को बनाए रखा। शादी के बाद मार्क्स और जेनी ने अक्टूबर 1843 के अंत में पेरिस में प्रवेश किया। उनकी कठिन जीवन यात्रा का ये पहला अध्याय था। उन्होंने अपने लोगों के प्यार की खातिर और आजादी, जनवाद और राष्ट्रीय सम्मान के लिए देश निकाला और गरीबी को मंजूर किया, न कि अपनी पितृभूमि की सड़न को स्वीकार किया। कितना बड़ा त्याग था, लेकिन मार्क्स और जेनी क्रांतिकारी थे, जो अपने विचारों के लिए सब कुछ सहने के लिए तैयार थे। मार्क्स और जेनी एक जगह से दूसरी जगह मारे मारे फिरते रहे। अंत में उन्होंने लंदन में डेरा डाला। मार्क्स आजादी के माहौल में सांस लेने के लिए पेरिस पहुंची, लेकिन वहां भी उनको टिकने नहीं दिया गया। जर्मन सरकार को यह मंजूर नहीं था कि मार्क्स को पेरिस में रहने दिया जाए और इसीलिए उसने पूरा दबाव फ्रांस की सरकार पर डाला। जनवरी 1845 में मार्क्स को फ्रांस की भूमि छोड़ने का आदेश हुआ। मजबूर होकर मार्क्स बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स पहुंचे। वहां आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उनकी राजनीतिक गतिविधियों में कमी नहीं आई और साथ साथ उनकी कलम भी चलती रही। इसी दौरान 1848 की क्रांति हुई, जिसने यूरोप की रूढ़िवादी सरकारों को हिला दिया। ब्रुसेल्स के अधिकारियों ने मार्क्स को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उनको इस शर्त पर जल्द ही छोड़ दिया गया कि वो वहां से फौरन चले जाएं। वो पेरिस पहुंचे, जहां क्रांति सफल हुई थी, लेकिन जल्द ही राजनीतिक परिवर्तनों ने उन्हें पेरिस छोड़ने पर मजबूर कर दिया और वो अपने कुछ साथियों के साथ कोलोन गए। इस समय उसके साथ एंगेल्स भी थी। कोलोन में पहुंचकर न्यू राइनिश जेतुंग को निकालने का प्रबंध किया। मार्क्स और जेनी एक जगह से दूसरी जगह मारे मारे फिरते रहे। अंत में उन्होंने लंदन में डेरा डाला।
उसका पहला अंक जनवाद का मुख्य पत्र के उपशीर्षक के साथ जून 1848 को प्रकाशित हुआ। अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था कि उन्हें अधिकारियों की ओर से देश छोड़ देने का आदेश मिला। थोड़े दिनों के लिए वो पेरिस रहे, लेकिन वहां भी सरकार ने उन्हें फ्रांस से निकल जाने की आज्ञा दी। लाचार होकर उन्होंने इंग्लैंड की ओर कूच किया। 26 अगस्त 1849 को मार्क्स लंदन पहुंचे। 1843 से 1849 का समय न केवल मार्क्स के जीवन में बल्कि सर्वहारा के इतिहास में खास स्थान रखता है। मार्क्स और एंगल्स इसी बीच लीग ऑफ जस्ट इंसाफ पसंदों का संघ नामक संघ में शामिल हुए। वो संघ क्रांतिकारियों का संगठन था जो समाज को अन्याय से निजात दिलाना चाहते थे और बुनियादी तब्दीली चाहते थे। मार्क्स और एंगल्स का इस संगठन से नाता घनिष्ठ होता गया और जब लीग ऑफ जस्ट का लंदन में अधिवेशन होना तय पाया तो वो दोनों डेलीगेट के रूप में 28 नवंबर 1847 को लंदन पहुंचे। लीग ऑफ जस्ट का अधिवेशन 29 नवंबर 1847 को शुरू हुआ। दूसरे दिन यानी 29 नवंबर 1847 को लीग ऑफ जस्ट इंसाफ पसंदों का संघ का अधिवेशन शुरू हुआ और इसके बाद वो संगठन कम्युनिस्ट लीग के नाम से जाना जाने लगा। लगभग 2 सप्ताह तक अधिवेशन चलता रहा और उसमें कम्युनिस्ट लीग का प्रोग्राम लिखने का फैसला हुआ, जिसकी जिम्मेदारी मार्क्स और एंगल्स को सौंपी गई। मार्क्स और एंगल्स ने प्रोग्राम को लिखने में काफी समय लगाया क्योंकि वो दोनों नहीं चाहते थे कि उसमें ऐसी कोई बात चली जाए जो वैज्ञानिक आधार पर पूरी न उतर सके। यहाँ तक कि उसकी भाषा पर भी काफी ध्यान दिया गया। इस तरह विषय और भाषा से लैस होकर ये महान कृति फरवरी 1848 में कम्युनिस्ट घोषणा पत्र के शीर्षक से छपकर सामने आई। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र इन शब्दों के साथ शुरू होता है। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र फरवरी 1848 में छपकर तैयार हुआ। यूरोप को एक भूत आतंकित कर रहा था, कम्युनिज्म का भूत। इस भूत को भगाने के लिए पोप और जार, मेटरनिक और गीजो, फ्रांसीसी उग्रवादी और जर्मन खुफिया पुलिस, बूढ़े यूरोप की सभी ताकतों ने पवित्र गठबंधन बना लिया। इसके आखिरी शब्द ये हैं: कम्युनिस्ट अपने विचारों और उद्देश्यों को छिपाने से नफरत करते हैं। वो खुलेआम ऐलान करते हैं कि उनके लक्ष्य पूरी वर्तमान सामाजिक अवस्थाओं को ताकत के जोर से उलटने से ही हासिल किए जा सकते हैं। कम्युनिस्ट क्रांति के डर से शासक वर्ग कांपा करे। सर्वहारा के पास खोने के लिए अपनी बेड़ियों के सिवा कुछ नहीं है। उनके जीतने के लिए सारी दुनिया है। दुनिया के मजदूरों एक हो। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र पर बर्ट्रांड रसल ने ये मत प्रकट किया है। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र के समाजवादी साहित्य में एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान हासिल है। मैं किसी ऐसे दस्तावेज के बारे में नहीं जानता जिसमें इतनी प्रचारक शक्ति हो। आगे चलकर वो लिखते हैं, यह कम्युनिस्ट घोषणा पत्र था जिसने मार्क्स की अपनी जगह समाजवादी आंदोलन में बनाई और उसका यह स्थान तब भी कायम रहता अगर उसने पूंजी न भी लिखी होती। प्रसिद्ध इतिहासकार डेविड टॉमसन ने कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को आधुनिक इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक माना है। वो कहते हैं, 1848 में इसका सामने आना उस वर्ष को यूरोप के इतिहास में यादगार बनाने के लिए काफी हो सकता था। 1843 से 1849 के बीच मार्क्स और एंगल्स ने और भी महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी। जर्मन विचारधारा जो कम्युनिज्म की सैद्धांतिक बुनियादी कही जाती है, इसी दौरान में मार्क्स और एंगल्स ने मिलकर लिखी। इसके अलावा मार्क्स ने फायरबाख पर थीसिस लिखा और एंगल्स ने मजदूरों की दशा लिखी। मार्क्स ने फायरबाख पर थीसिस में अपना एक बहुत मशहूर वाक्य कहा, दार्शनिकों ने केवल दुनिया की कई तरह से व्याख्या की है, पर फिर भी असली बात तो उसको बदलने की है। दार्शनिकों ने केवल दुनिया की कई तरह से व्याख्या की है, पर फिर भी असली बात तो उसको बदलने की है। मार्क्स की आखिरी यादगार पूंजी नामक कृति थी। जब मार्क्स उसको लिख रहे थे तो उनके शरीर पर फोड़े निकल आए, फिर भी उन्होंने लिखने के काम को जारी रखा। जब पूंजी का पहला भाग समाप्त हुआ तो उन्होंने एंगल्स को लिखा, मुझे आशा है कि पूंजीपति मेरे फोड़ों को अपनी तमाम जिंदगी याद रखेंगे। लंदन में आने के बाद भी मार्क्स प्रायः आर्थिक परेशानियों का शिकार रहे। मार्क्स ने इन महान कृतियों के अलावा भी बहुत कुछ लिखा और समाजवादी साहित्य के लिए बहुमूल्य सामग्री छोड़ी।
लेकिन उन्होंने जीवन भर मुसीबतों का सामना किया। लंदन आने पर भी उनकी परेशानियों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। एंगल्स उनकी आर्थिक मदद करते रहे, फिर भी अक्सर मार्क्स की जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं होती थी। 1852 में जब उनकी एक बच्ची की मौत हुई तो उस समय घर में कफन खरीदने के लिए एक पैसा नहीं था। उधार के पैसे से बच्ची को दफनाया गया। इस घटना का उल्लेख मार्क्स की बीवी जेनी एक पत्र में इस तरह करती है: इस उधार पैसे से मैं कफन खरीदने के योग्य हुई, जिसमें मेरी गरीब बच्ची सुकून से अब लेटी है। जब वो इस दुनिया में आई तो उसके पास कोई पालना नहीं था और काफी लंबे समय तक उसकी आखिरी आरामगाह के लिए एक बक्स का मिलना कठिन रहा। परेशानियों के बावजूद मार्क्स के कदम मजबूत रहे। ये घटना उनके जीवन की एकमात्र दुखद घटना नहीं थी। उनकी जिंदगी का सफर दुखद घटनाओं के बीच में चलता रहा। लगातार काम और आर्थिक परेशानियों ने उनकी सेहत बर्बाद कर दी थी, लेकिन कोई चीज भी उनके कदमों को डगमगा नहीं सकी। यहाँ तक उनकी प्रिय जीवन साथी जेनी की मौत भी उनकी गतिविधियों को रोक न सकी। हाँ, ये दूसरी बात है कि उनको जेनी की मौत से बहुत धक्का पहुंचा था। जब समय मिलता तो वो उनकी कब्र पर पहुंच जाते और खामोशी से उनको याद करते रहते। जेनी थी भी एक महान महिला। एंगल्स ने जेनी की मौत पर लिखा, एक ऐसी महान महिला थी जिसके पास तीव्र और आलोचनात्मक समझ, निर्दोष राजनीतिक कौशल, लगनशील क्षमता, साधना में रमे रहने वाली महान योग्यता थी। उस महिला ने क्रांतिकारी आंदोलन के लिए जो भी योगदान किया वो कभी भी लोगों की नजरों के सामने नहीं आया और न पत्र पत्रिकाओं के कालमों में ही प्रकाशित हुआ। उन्होंने जो भी किया वो केवल उन्हीं लोगों को मालूम हो पाया जो उनके साथ रहते थे। मैं उनकी निजी खूबियों के बारे में चर्चा नहीं कर रहा। उनके दोस्त उनकी इन खूबियों से परिचित हैं और उन्हें कभी नहीं भूलेंगे। अगर संसार में कोई भी ऐसी महिला हुई है जो दूसरों को सुखी करने में अपनी खुशी का अनुभव करती हो तो ऐसी महिला वही थी। धीरे धीरे मार्क्स का स्वास्थ्य बिल्कुल जवाब देने लगा और उनके आखिरी दिन करीब आ गए। इस हालत में भी उन्होंने पढ़ाई को नहीं छोड़ा। 14 मार्च 1883 को मार्क्स अपने बेडरूम से निकलकर पढ़ने के लिए कमरे में आए और अपनी कुर्सी पर धंस गए और हमेशा के लिए सो गए। मार्क्स की मौत पर एंगल्स ने कहा, मानव जाति ने एक दिमाग खो दिया है और वो हमारे समय का सबसे बड़ा दिमाग है। मार्क्स का नाम युग युग तक जिंदा रहेगा। सबसे पहले मार्क्स एक क्रांतिकारी थे। आगे बढ़ना उनकी विशेषता थी और वो एक आवेश, एक दृढ़ता और एक सफलता के साथ लड़ते रहे जिसकी बराबरी विरले ही कर सकते हैं। मार्क्स के कई विरोधी होंगे लेकिन उनका एक भी निजी दुश्मन नहीं था। उनका नाम युग युग तक जिंदा रहेगा और ऐसे ही उनका काम। फ्रेडरिक एंगल्स 1820-1895। एंगल्स वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापकों में से एक थे। एंगल्स न केवल मार्क्स के जिगरी दोस्त थे बल्कि वो वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापकों में से एक थे। उनका जन्म 28 नवंबर 1820 को राइन प्रदेश जर्मनी स्थित बार्मन में हुआ था। एंगल्स के पिता एक कारखानेदार थे, लेकिन वो बहुत रूढ़िवादी और धर्म के मामले में निहायत कट्टर थे। उनके विपरीत एंगल्स की मां एक अच्छे स्वभाव की महिला थी और पढ़ने लिखने में उनकी विशेष रुचि थी। स्कूल के दिनों से ही एंगल्स को निरंकुश और रूढ़िवादी विचारों से बेहद नफरत थी। एंगल्स ने स्कूल में दाखिला लेने के बाद पढ़ाई में दिलचस्पी दिखाई, लेकिन उनकी गिनती उच्च कोटि के छात्रों में नहीं होती थी। फिर भी स्कूल के दिनों से ही एंगल्स को निरंकुश और रूढ़िवादी विचार से नफरत थी। 1838 में पिता के आदेश के अनुसार उनको स्कूल की शिक्षा पूरी किए बिना ही व्यापारिक कार्यों में लगना पड़ा। व्यापार जगत में आने के बाद भी उन्होंने पढ़ना लिखना जारी रखा, लेकिन एंगल्स का पढ़ना लिखना केवल अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं था, बल्कि ये इस ज्ञान को समाज को बदलने के लिए लगाना चाहते थे। एक और गंभीर अध्ययन ने तो दूसरी ओर बढ़ते हुए मजदूर आंदोलनों ने उनको वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया, जिसका प्रयोग करके उन्होंने मार्क्स के साथ वैज्ञानिक समाजवाद की आधारशिला रखी। एंगल्स ने वैज्ञानिक समाजवाद के लिए बहुत कुछ लिखा। उनके द्वारा शुरू की लिखी हुई किताबों में इंग्लैंड के मेहनतकश वर्ग की दशा, द कंडीशन ऑफ द वर्किंग क्लास इन इंग्लैंड, समाजवादी साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस किताब की भूमिका में एंगल्स लिखते हैं,
महान बर्तानिया के मेहनतकश वर्गों के नाम। मैं आपके बीच आपके हालात के बारे में कुछ जानने के लिए काफी अरसे तक रहा हूँ। मैंने उनकी जानकारी के लिए गंभीरता पूर्वक ध्यान दिया है। सरकारी और गैर सरकारी दस्तावेजों को जिस हद तक मैं उसको हासिल कर सकता था, मैंने उनका अध्ययन किया। मैं इससे संतुष्ट नहीं था। मैं अपने विषय की केवल दुर्बोध जानकारी से अधिक चाहता था। मैं आपको आपके अपने घरों में देखना, आपसे आपकी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ध्यान से देखना, आपसे आपकी दशा और शिकायतों पर बातचीत करना, आपके दमनकारियों की सामाजिक और राजनीतिक शक्ति के खिलाफ आपके संघर्षों को देखना चाहता था। मैंने ऐसा ही किया। मैंने मध्य वर्गों की मंडली, उनकी डिनर पार्टियां, पोर्ट, वाइन और शैंपेन को छोड़ दिया और अपने फुर्सत के घंटों को लगभग पूरी तरह से सादे मेहनतकश लोगों के साथ मेल जोल करने के लिए समर्पित कर दिया। मुझे ऐसा करने की खुशी है और गर्व भी। एंगल्स की कलम ने सरमाएदारों को खूब नश्तर चुभाए। एक और एंगल्स को मेहनतकशों के बारे में अधिक से अधिक जानने की लगन थी और उनके साथ उसका तालमेल बढ़ता ही गया, तो दूसरी ओर उनकी सरमाएदारों से नफरत करने में तेजी आई। मार्क्स और फुरिये की तरह उनकी कलम ने सरमाएदारों के खूब क्योचे लगाए। अपनी एक कविता में वो कहते हैं, ए आला तरीन सरमाए परस्तों बढ़ते चलो, तुम्हें मध्य युगीन कूड़ा करकट को साफ कर आधुनिक सभ्यता का निर्माण करना है और अपने छुट भइयों को धकेल कर हमारी पंक्ति में शामिल करना है। इसी बीच तुम ऐश उड़ा लो, आलीशान महल बनवा लो, खूबसूरत हसीनों को अपनी बेगमें बना लो, किंतु ये मत भूलो कि मौत तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। जीवन भर एंगल्स की कलम पूंजीवादी व्यवस्था और रूढ़िवादी विचारों पर प्रहार करती रही। उन्होंने 1848 में मार्क्स के साथ मिलकर वैज्ञानिक समाजवाद की आत्मा, जो कम्युनिस्ट घोषणा पत्र के नाम से 1848 में प्रकाशित हुई, लिखा। फिर उन्होंने मार्क्स के साथ मिलकर पवित्र परिवार, द होली फैमिली लिखी, जिसमें ऐतिहासिक भौतिकवाद और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, जो वैज्ञानिक समाजवाद की बुनियाद है, की विस्तार से चर्चा की। इन किताबों के अलावा उन्होंने मार्क्स की साझेदारी के बगैर कई महत्वपूर्ण पुस्तकें खुद लिखी, जिनमें परिवार, निजी जायदाद और राज्य की उत्पत्ति और एंटी ड्यूरिंग बहुत मशहूर हैं। मार्क्स के बाद एंगल्स अंतर्राष्ट्रीय मजदूर आंदोलन के एकमात्र प्रतिनिधि थे। एंगल्स ने मार्क्स के साथ न केवल उनकी जिंदगी में दोस्ती निभाई, बल्कि उनकी मौत के बाद भी उनकी छोड़ी हुई सामग्री को जमा करते रहे और उसका संपादन करके प्रकाशित करते रहे। मार्क्स ने जो कुछ लिखा उससे हम महरूम रह जाते अगर एंगल्स इस लगन से ये महत्वपूर्ण कार्य नहीं करते। लेकिन एंगल्स केवल किताबी कीड़े बनकर नहीं रह गए, बल्कि पढ़ने लिखने के साथ साथ उन्होंने मजदूर आंदोलन और पार्टी संगठन को मजबूत करने के कामों को नहीं छोड़ा। क्रांतिकारी विचारधारा के साथ एंगल्स ने क्रांतिकारी आंदोलन और एक क्रांतिकारी संगठन की जरूरत पर हमेशा जोर दिया। मार्क्स के बाद एंगल्स अंतर्राष्ट्रीय मजदूर आंदोलन के एकमात्र रहनुमा बन गए। सब कुछ होते हुए भी एंगल्स एक जिंदादिल इंसान थे। 70 साल की उम्र में भी वो 50 साल के लगते थे। मार्क्स की बेटी उनके बारे में लिखती है, हालांकि एंगल्स जवान लगते हैं, वो उससे भी अधिक जवान हैं जितना कि वो लगते हैं। मैं जानती हूँ कि वो वास्तव में सबसे अधिक जवान आदमी है। वैज्ञानिक समाजवाद को मालामाल करने में एंगल्स का योगदान कुछ कम नहीं रहा। एंगल्स की जिंदगी का चिराग 5 अगस्त 1895 को बुझ गया और उनकी वसीयत के अनुसार उनके जिस्म को आग के सुपुर्द कर दिया गया और राख को समुद्र में बहा दिया गया। एंगल्स की मौत मेहनतकश वर्ग के लिए एक बहुत बड़ा धक्का थी। इस दुखद मौके पर लेनिन ने एंगल्स पर एक लेख लिखा, जिसे उन्होंने रूसी कवि नेक्रासोव के इन शब्दों से शुरू किया, क्या खूब विवेक की मशाल थी जो बुझ गई, क्या खूब दिल था जिसने धड़कना बंद कर दिया। पाठ 18 समाप्त।